शुरुआत करते दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हाल ही में जो इतना ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, रेसलर्स लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, इसके साथ साथ में उस व्यक्ति के द्वारा, उस बीजेपी के लीडर के द्वारा अपना पद का जो दुरुपयोग किया गया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक डिमांड कर डाली है कि हम जो है उसका नार्को टेस्ट करवाने की डिमांड करते हैं। इसके साथ साथ में जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और उसको जेल में डाला जाए। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा पावरफुल है जिसका केस, वो भी सेक्सुअल असाल्टमेंट का, अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। आप यहाँ पर पॉलिटिकल पावर को समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स की पावर आखिर होती कितनी। वहीं यदि ये आरोप किसी आम नागरिक पर, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों पर यदि लगाए जाते तो तुरंत पुलिस हमको उठा करके ले जा करके जेल में डाल देती। लेकिन पॉलिटिक्स, और वो भी ऐसी पार्टी में वो आदमी शामिल है जो कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, वो खुद बीजेपी का आदमी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए ना तो पॉलिटिक्स थोड़ा यहाँ पर हावी होती हुई हमको दिखाई दे रही है। राइटर का कहना है अभी जो रेसलर्स का केस चल रहा है इसमें यदि किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है, इसका मतलब ये है इसका बुरा असर पड़ने वाला है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और इस चीज़ को झेलना भी पड़ सकता है। As far as law is concerned, but also affect confidence in the standing of police। हालांकि देखा जाए तो केसेस में एफआईआर दर्ज करने में अभी तक इतनी डिले आखिर हो क्यों गई है, किस किस मामले में छूट दी जा सकती है, ये सारी चीज़ें आगे यहाँ पर बताया जाता है। अभी हाल ही में आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि जो ऐसे ऐसे लीडर इसमें शामिल हैं जो कि इंडिया को मेडल दिलाए हैं, ठीक है, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गली में उतरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना वो गलत नहीं हो सकते हैं, ये एक बात तो पक्की है। तो इंडिया के जो मेडल विनिंग रेसलर्स हैं ये न्यूज़ में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। 2 cases of sexual harassment were reportedly registered on 28 अप्रैल 2023 by the दिल्ली पुलिस। तो 2 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा 28 अप्रैल 2023 को, सेक्सुअल असाल्टमेंट से रिलेटेड ये रहे हैं। और ये जो केस दर्ज किया गया है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम तो यहाँ आ नहीं रहा, मेरे मुंह में भी है मगर मैं फिर से भूल गया हूँ। तो ये केस भी इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया, तब जाकर के इनके खिलाफ में केस दर्ज हो पाया है। ये जो केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो उनमें कौन कौन सी धाराएं हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट लगा है। इसके साथ साथ में कुछ रिलेवेंट सेंक्शन हैं इंडियन पीनल कोड की कंसर्निंग द आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट। वुमेन का जो सम्मान है, मान सम्मान है, उसको गिराना, इसके साथ साथ में सेक्सुअल असल्टमेंट करना, while the other was with respect to outraging the modesty of women under IPC। तो वुमेन की जो मान सम्मान है उसको खतरे में आप डाल रहे हैं, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं। इस केस की क्या पोजीशन रही है और क्या ये लोग डिमांड कर रहे हैं। While the investigation of these 2 cases is underway by दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस अभी तक जांच ही कर रही है, चल ही रही है, चलते ही जा रही जांच। रेसलर्स लोगों ने जो कंप्लेंट दर्ज कराए हैं उनका कहना है कि आप उस अक्यूज्ड व्यक्ति को जेल में डालिए। उन्होंने डिमांड करी है कि नार्को एनालिसिस किया जाना चाहिए एक्यूज्ड पर्सन को, ऑफर टू अंडरगो एनी सच टेस्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस, ठीक है, और बताइए कि आप यदि सही में इनोसेंस है तो नार्को टेस्ट करवा लीजिए।
दिल्ली पुलिस की तरफ से कुल मिलाकर के यदि डिले किया जाता है तो क्या होगा इससे लोगों के ऊपर जो भरोसा है वो उठते जाएगा और ये जो आरोपी व्यक्ति है वो बच निकल सकता है, उनका केस ढीला पड़ सकता है। कुछ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो साल भर पीछे के हैं। द इम्प्लीकेशन बीइंग दैट देयर वाज ए डिले इन लॉजिंग द कंप्लेंट विद द पुलिस, और बताया जा रहा है कि पुलिस खुद जो है केस को रजिस्टर नहीं कर रही थी। एफआईआर किस मामले में कंपलसरी हो जाती है, इस बात को यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना है। एट द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की अवस्था की बात करें, इफ़ ए कंप्लेंट हैज़ इंग्रीडिएंट ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उल्लेख किया गया है, अपराध उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अनिवार्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप जो है क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहा था 2014 का, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर, 2014 का जजमेंट है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं अरेस्ट वारंट के बिना ही। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये ऐसे केस हैं जिसके अंतर्गत पुलिस ऑफिसर आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते जब तक वारंट ना निकल जाए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दोस ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर, एग्जाम्पल के तौर पर मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, डाउरी डेथ हुई है, ऐसे केसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े केसेस। और वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत चीटिंग है, फॉरग्रे है, डिफेमेशन, ये सारे केसेस आ जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत एक पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विथआउट द मजिस्ट्रेट परमिशन, मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मिली है फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकते हैं। वहीं यदि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करें, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पुलिस ऑफिसर टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, लेकिन इस प्रकार के केसेस में हम देख रहे हैं मजिस्ट्रेट की अनुमति की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं कर लेते हैं, इसके बाद आप बढ़िया से जांच पड़ताल करते रहिए, तब जा कर के सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन आप यदि एफआईआर में डिले कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि केस ढीला पड़ जाए, जो एक्यूज पर्सन है वो सामने वाले लोगों को प्रताड़ित करे, परेशान करे, कहने लग जाए कि आप अपना केस वापस लो नहीं तो सबको साफ कर दूंगा, इस प्रकार से भी हो सकता है। वहीं यदि हम नार्को एनालिसिस की बात कर लेते हैं और एनी सच सिमिलर साइंटिफिक टेस्ट इज कंसर्न, यदि आप कह रहे हो कि नार्को टेस्ट किया जाए, कुछ और भी वैज्ञानिक तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं ना, सच टेस्ट आर कंडक्टेड आइदर ऑन ए सस्पेक्ट और ऑन ए विटनेस अंडर कंडीशन लेट डाउन इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। किस कंडीशन में ऐसा हो पाएगा, इसके लिए एक डिसीजन आया था 2010 में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें जो सुनवाई हुई थी तब बताया गया था कि कब किसके ऊपर कैसा केस दर्ज किया जाएगा। द ट्रूथफुलनेस ऑफ द एलिगेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विथ द एड ऑफ सच, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम सच है, उसको हम ये टेस्ट करवा करके प्रूव करना चाहते हैं, तो ये उतना ज़्यादा यहाँ पर काम देने वाला नहीं। यदि आपको प्रूफ ही करना है तो नॉर्मल आप वाद विवाद करके पूछताछ करके आपका वकील जो है उसको तो गलत साबित कर ही देगा। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है ना, तो उस समय में भी जो विक्टिम का टेस्ट है वो हो सकता है। उसी प्रकार से समान रूप से स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या काम कर रहा है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। ये भी काफ़ी यूज़फुल होगा यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ कॉल्ड बाय द ट्रायल कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट ने कहा है एग्जामिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट को, तब जा कर के वो ऐसा काम कर रहा है। आगे फिर अरेस्ट को लेकर के बात करी जाती है कि इतना ज़्यादा अरेस्ट की डिमांड हो रही है कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या क्या लगाए गए हैं इसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि पॉक्सो एक्ट लगा है, आर्टिकल सेक्शन 354 लगाया गया है, 354A लगाया गया है। पनिशमेंट का कितना प्रावधान है इन सब में, इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है द पनिशमेंट इज़ मोर देन 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा इसमें किसी को होने वाली नहीं है। तो अरेस्ट भी जो है कभी कभी किस किस कंडीशन में ज़रूरी रहता है और किस कंडीशन में ज़रूरी नहीं रहता है, यहाँ पर एक बात बताई जाती है। सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हमारा जो CRPC का सेक्शन 41 भाग है वो क्या कहता है, अरेस्ट तब तक ज़रूरी नहीं हो जाता है जब तक मटेरियल एविडेंस टू शो बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Arrest is not mandatory unless there is material evidence to show the possibility of tampering of evidence or making any threat or to prevent committing of any further offense or proper investigation of the offense। कुल मिलाकर के देखिए, आप किसी को खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आप जो है अपने केसेस में बाधा नहीं डाल रहे हैं, आप अपने जो आपके खिलाफ जिसने भी केस दर्ज किया है उनको यदि आप परेशान नहीं कर रहे हैं, उनको धमकी नहीं दे रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, तो उस केस में आपको जेल में डालना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। 2014 का ही ये जजमेंट बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या अभी आप देख रहे हैं, अभी तक तो उसको जेल में डाला नहीं गया है, इसलिए हम कह सकते हैं तो जो अंडर सेक्शन 41 है CRPC की, वो कहती है कि आप जो है कोर्ट में जा कर के आपको हाजिर होना है या फिर पुलिस स्टेशन में आपको हाजिर होना है टाइम पीरियड पर। अब चूँकि ये जो एक्यूज्ड पर्सन है वो काफ़ी पावरफुल पर्सन माना जा रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं प्रभावित हो सकती हैं और इनका केस भी कमज़ोर पड़ सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी हमको मिल जाती है, जैसे कि दिल्ली पुलिस को क्या काम करना चाहिए। अभी आप जो केस की जांच कर रहे हैं ना उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 10 ईयर्स, यदि किसी व्यक्ति को 10 साल से कम की सज़ा के लिए उसके ऊपर केस दर्ज किया गया है, ऐसे अपराध में जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल से कम की है। एज इन द प्रेजेंट केस, और अभी प्रेजेंट का केस ऐसा ही कुछ है, 7 साल की सज़ा होगी उसको। तो इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 60 डेज। कितने दिन में कंप्लीट करना है आपको? 30 दूनी 60, 2 महीना के भीतर में आप अपना काम पूरा कर दीजिए। आफ्टर अरेस्ट टू प्रिवेंट द डिटेनी फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल। इससे क्या होता है, इससे जो जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाला है उसका अधिकार सुरक्षित होता है। अब चूंकि आपने लीडर को जेल में ही नहीं डाला है, इसलिए आप कह सकते हैं दिस प्रोविज़न इज़ नॉट अट्रैक्टेड इन स्ट्रिक्ट सेंस इन द गिवन केसेस। अब तेज़ी के साथ में आपको काम करना है, आप जो भी काम किए हैं उसका आप रसीद सीधे सुप्रीम कोर्ट को दिखाइए। अभी भी यदि ये जो पीड़ित लोग हैं इनको न्याय नहीं मिल पाता है तो उनके लिए आगे का रास्ता आखिर क्या होगा? तो कहाँ जा सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने सेटिस्फिकेशन के लिए, और इसके बाद दिल्ली में भी नहीं होगी सुनवाई तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए।
इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एडिटोरियल पार्टिकुलरली लिखा गया है डीप फेक से रिलेटेड। डीप फेक के अंतर्गत क्या होता है ना, किसी के वीडियो का मिसयूज़ किया जाता है, किसी की फ़ोटो का मिसयूज़ करके कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे कि आप कहीं पर, इतना तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि यदि आप वीडियो बना रहे हैं, लाइव कहीं पर बता रहे हैं कोई चीज़ को, उस चीज़ को भी बदल कर उसको निगेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में कहाँ कहाँ पर डीप फेक का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले अपनी चैनल को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के चक्कर में आपको डीप फेक वीडियोज़ का इस्तेमाल करके अपने व्यू को बढ़ाने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। वहीं इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका वर्णन यहाँ पर इस एडिटोरियल में किया गया है। सबसे पहले तो डीप फेक को एक लाइन में यहाँ पर परिभाषित करने की कोशिश करी जाती है कि डीप फेक को आखिर हम कहेंगे किसको। तो डीप फेक इस प्रकार, एक प्रकार से देखा जाए, कुछ ऐसी चीज़ है दैट ए मशीन हैज़ प्रोड्यूस्ड, जिसको मशीन से बनाया गया है और इसके लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था। इसमें गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डीप फेक अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है फ़ोटोशॉप का। फ़ोटोशॉप में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं, काला गोरा कर देते हैं, किसी के चेहरे को फिट कर देते हैं, ठीक है, कि सर किसी का है, धड़ किसी का है, ये सब काम आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। लेकिन उससे भी कहीं आगे निकल चुका है डीप फेक टेक्नोलॉजी, द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन स्किल। हैंस हेयर मशीन्स इररिलेटिवली प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसके अंतर्गत जो मशीनें होती हैं, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसको प्रोड्यूस करती हैं। इससे जो गलत इमेज है, गलत वीडियो कैप्चर हो जाते हैं। कभी कभी तो ये चीज़ रियल टाइम में भी घटित हो जाती है एंड विथ फ्यूअर इम्परफेक्शन, और इसमें कुछ इम्परफेक्शन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो डीप फेक को आप कह सकते हैं कि फोटोशॉप का अपग्रेडेड वर्जन, उससे कहीं ऊपर है डीप फेक। हाल ही में हमने एग्जाम्पल कहाँ पर देखे हैं, जो रेसलर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली नई दिल्ली में, वर टैकल टू द ग्राउंड। ठीक है, कहाँ चले गए, ग्राउंड चले गए। इसके बाद इनको अरेस्ट किया गया एंड बोर्डेड इन वैन टू कीप देम फ्रॉम डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट इनॉग्रेशन प्रोग्राम। तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो रेसलर्स लोग हैं वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोग अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसी का आपको एक डीप फेक वाला वीडियो भी दिखाई देगा। थोड़े से समय के बाद क्या होता है, एक फ़ोटो हमको दिखाई देती है, यहाँ पर 4 ऑफ द बिलीगर्ड परेशान रेसलर्स लोग खड़े हुए हैं, वाइड स्माइल के साथ में खड़े हुए हैं, फॉर ए सेल्फी इन वैन। इस प्रकार से हमको थोड़ा सा डीप फेक भी यहाँ पर दिखाई दिया। यदि आप बिलीव कर लेते हैं कि ये फ़ोटो बिल्कुल रियल दिख रही है, यू माइट आल्सो हैव बिलीव दैट रेसलर हैड प्लान ए क्लैश विद द पुलिस। यदि आपने फ़ोटो के ऊपर भरोसा कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लोग थे वो प्लानिंग करके आए थे कि हम पुलिस के साथ में हाथापाई करेंगे, झड़प करेंगे। एंड वाज नॉट ए डीप फेक, क्रिएटिंग सच विजुअल हैज़ बिकम चाइल्ड्स प्ले। और आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, ये तो डीप फेक नहीं है, ये तो आज के टाइम में बच्चों का खेल हो गया है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। हम सब लोगों को थोड़ी सी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया था, मॉर्फिड। मॉर्फिड का मतलब होता है चेंज स्मूथली फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। एक इमेज को आप दूसरी इमेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फिड, और इसके लिए कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है।
डीप फेक इमेजेस एंड वीडियोस दस हैव एन अनसेटलिंग लेगेसी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिले, जैसे कि बराक ओबामा वाला केसेस रहा था, डीप फेक वीडियो बना दिया और बराक ओबामा और उसको डोनाल्ड ट्रंप को लड़वा रहे हैं। फिर 22 मई को डीप फेक इमेज अपीयर फॉल्स टू शो ए टावरिंग कॉलम ऑफ ए डार्क स्मोक राइजिंग फ्रॉम पेंटागन। 22 मई को हम देख रहे हैं कि डार्क स्मोक को दिखाया जा रहा है। पेंटागन ने रिसीव किया था एक सोबर कवरेज फ्रॉम इंडियन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल। ये चीज़ कहाँ से प्रस्तुत की गई? इंडियन न्यूज़ चैनल वाले इसको बताने लग गए। द इमेज वाज सून फाउंड टू हैव बीन मशीन मेड, और बाद में ये पता चला कि वो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो कैसा था, वो डीप फेक था। इस प्रकार से जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, वो लोग भी अपना बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के चक्कर में भी डीप फेक का इस्तेमाल आजकल चलने लगे। फिर बारी आती है चैटबॉट की, जो कि मिमिक करता है इंटेलिजेंस के साथ में। तो डीप फेक के साथ ही साथ में हम देखते हैं इमेज, वीडियो। वी हैव चैटबॉट इन द मिमिक इंटेलिजेंट, बट वी कैन नॉट टेल द डिफरेंस व्हेन दे मेक ए मिस्टेक। लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि कब गलती किससे हो जाएगी। आगे यहाँ पर एक और नई चीज़ हमको देखने को मिलेगी, वो है सोलर जियो इंजीनियरिंग। सोलर जियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पता नहीं यहाँ पर इसने इसका उल्लेख क्यों किया है। Our still evolving experience with solar geoengineering offers a useful if also imperfect पैरेलल तौर से देखा जाए तो जो सोलर जियो इंजीनियरिंग है ये हमारे लिए यूज़फुल हो गई है, भले ही इसको आपको इम्परफेक्ट बोल सकते हैं समानांतर तौर पर। सोलर जियो इंजीनियरिंग के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है क्लाइमेट को आप मॉडिफाई कर दे रहे हैं, जैसा आपको चाहिए आप वैसा कर दे रहे हैं। फेवरेबल ओवर वन पार्ट ऑफ द प्लानेट का आधा जो हिस्सा है, एक हिस्सा है, उसको आप उसकी जलवायु को अपने हिसाब से चेंज कर दे रहे हैं। इसके अंतर्गत आपने ब्लॉक कर दिया है सनलाइट को, बट विच इनवेरिएबली हैज़ प्लानेट वाइड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग एग्री हो गए इस बात को लेकर कि इसका क्या खतरा हो सकता है, एंड कॉल्ड फॉर मोरेटोरियम ऑन द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बंद किया जाए। आगे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो कुछ ऐसे कानून जो कि रेगुलेट कर रहे हैं इसके उपयोग को, इसके साथ साथ में पनिश कर रहे हैं बैड फेथ एक्टर्स को, एंड कीप द डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इनपुट। अपने दरवाजे डेमोक्रेटिक इनपुट के लिए खोल दिए गए हैं, टू गाइड फ्यूचर एज सच ए पावरफुल टेक्नोलॉजी इज़ टू बिकम मोर साइंटिफिकली, डिजिटली एंड पब्लिक स्पिरिचुअली लिटरेट। आज के टाइम में आप देखते हैं कि जनता जो है तेज़ी के साथ में शिक्षित